Assalamu alaikum. I am Shakil Yusuf, your subject chemistry teacher. You are connected with बेनज़ीर बनो प्रोग्राम जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस जारी हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज द हेड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमा जो है वो वर्ड निकला है, एरोमेटिक वर्ड निकला है एरोमा से, जिसका मतलब है मीठी खुशबू। जी हाँ, स्वीट फ्रेग्रेंस की वजह से ये बेंजीन जो है वो, और जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो बड़े फेमस हैं। तो बेंजीन की डिस्कवरी हुई 1825 में, जिसको माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो 1825 में माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर किया और इसकी डिस्कवरी के 40 साल तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा था। आप सब जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है। C6H6 एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए हमें पता चला कि द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इट मींस दैट इट हैज 8 हाइड्रोजन लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अल्केन। अगर हम अल्केन के इसी मेंबर को अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो इसमें 8 हाइड्रोजन कम है। इट मींस दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सैचुरेट इट्स वैलेंसी। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर अगर देखें तो आप कहोगे C6H14 जो कि होता है हेक्सेन का फॉर्मूला। बरक्स इसके बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इसका मतलब हेक्सेन के मुकाबले में इसमें 8 हाइड्रोजन कम है, और अगर हाइड्रोजन कम है तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर, और ईच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें मौजूद होना चाहिए। इट मींस दैट इट मस्ट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसे अनसैचुरेशन टेस्ट देना चाहिए। इट मींस दैट कि अगर KMnO4 के साथ इसको ट्रीट किया जाए तो इट शुड डीकलराइज द पर्पल कलर ऑफ KMnO4, और अगर ब्रोमीन के रेड वाटर के साथ इसको ट्रीट किया जाए तो इट शुड डीकलराइज द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हेन इट इज रिएक्टेड विद KMnO4 तो it neither decolorizes the purple color of KMnO4 and nor it decolorizes the red color of bromine water. It means that it is not the unsaturated compound, it is saturated compound. आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? तवज्जो दीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं क्या कि अगर इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसको सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट देना चाहिए। इट मींस दैट कि KMnO4 के पर्पल कलर को डीकलराइज करना चाहिए, ब्रोमीन के रेड कलर को डीकलराइज करना चाहिए, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट हैज बीन फाउंड दैट इट नीदर डीकलराइजेस द रेड कलर ऑफ bromine water or nor it decolorises the purple color of KMnO4. It means that it is saturated compound. But बात ये थी कि अगर ये सैचुरेटेड है तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद उतनी होनी चाहिए कि जितनी इसको सैचुरेट होने के लिए रिक्वायर्ड है। मींस कि कार्बन की वैलेंसी 4 अगर आप कहते हो तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 उस वक्त होगी जब इसके पास जो है वो टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, 14 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर, कितने ऐसे साइंटिस्ट थे जो लॉन्ग चेन में बना रहे थे, और उस वक्त यही ट्रेंड चल रहा था 40 साल तक। मैं आपको बताऊं यही ट्रेंड चल रहा था। 1825 माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर किया और इसके बाद 1865 में इसका स्ट्रक्चर केक्यूल ने दिया। अब देखें क्या कहानी थी, मैं आपको बताऊं। हर किसी ने कहा कि जी बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए डबल बॉन्ड लगेगा, और वाकई डबल बॉन्ड लगेगा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो लगा रहे थे वो ओपन चेन में लगा रहे थे। All were trying to draw the structure of benzene as open chain and they were placing double bond to saturate the carbon atom. But केक्यूल ने क्या किया, 1865 के अंदर इसके स्ट्रक्चर को साइकिल कर दिया, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर कर दिया। कैसे? केक्यूल ने ख्वाब में देखा है कि एक सांप जो कि लॉन्ग चेन वाला होता है, एक सांप अपनी दुम को अपने मुंह तक ले रहा है, यानी बाइट कर रहा है। तो इट वॉज अ ड्रीम ऑफ केक्यूल कि एक सांप जो कि एक लॉन्ग चेन की मानिंद होता है, अगर वो अपनी दुम को अपने मुंह तक लेकर रिंग बना सकता है, एक दायरा बना सकता है, एक हल्का बना सकता है, तो इसने कहा कि व्हाई शुडंट वी ट्राई बेंजीन एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर रादर देन एज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। कैसा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? केक्यूल ने 1865 में एक ख्वाब देखा था जिसने ये कहा था, ये देखा था कि एक सांप जो है वो लंबा होता है, लॉन्ग चेन होता है, और वो अपनी दुम को अपने मुंह तक ले रहा है। तो इसने ख्याल ही ख्याल में सोचा कि यार हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को ओपन चेन कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको साइक्लिक कर दें। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब किया तो जरा तवज्जो दीजिएगा अब स्टूडेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर किया तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आया।
ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, राइट। और इसमें 3 डबल बॉन्ड लगा दिए ताकि हर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। स्टूडेंट्स तवज्जो चाहिए आपकी, हर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। हो गई वैलेंसी सेटिस्फाई, हो गई जी। डबल बॉन्ड है फिर भी है, इट मींस दैट कि इट शुड डीकलराइज द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 एंड इट शुड डीकलराइज द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। बट जब इसको प्रैक्टिकली जब देखा गया, KMnO4 के साथ ट्रीट किया गया, तो पर्पल कलर डीकलराइज नहीं हो रहा, गायब ही नहीं हो रहा पर्पल कलर। ब्रोमीन के साथ किया, रेड कलर गायब नहीं हो रहा। तो लोगों ने कहा कि अगर केक्यूल 40 साल में अगर एक स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गया है और उसने डबल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड लगाया है, तो जनाब डबल बॉन्ड का टेस्ट तो दे। अब केक्यूल पजल हो गया, क्या स्ट्रक्चर तो मैंने बड़ा जबरदस्त बना लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन डबल बॉन्ड फिर भी लगा रहा है वो। लेकिन डबल बॉन्ड का एक्चुअल प्रैक्टिस में टेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकली एक टेस्ट मांगती है। अगर आप कहते हो कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड का टेस्ट देना चाहिए। केक्यूल ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, 3 डबल बॉन्ड लगा दिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड का टेस्ट नहीं दे रहा। फिर क्या हुआ देखिएगा, केक्यूल ने क्या किया। केक्यूल ने आगे जाके इसी स्ट्रक्चर को, दिस इज द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इट इज नॉट एक्चुअल बेंजीन, एक नजरियाती स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मींस जिसे आप कहोगे 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन, ये स्ट्रक्चर का नाम है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन, क्योंकि एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 5 पर है, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन, यानी कि एक डबल बॉन्ड 1 पर है, एक डबल बॉन्ड 3 पर है, एक डबल बॉन्ड 5 पर है, साइक्लो साइकिल की चेन है, हेक्सा 6 कार्बन है, ट्राईइन 3 डबल बॉन्ड। केक्यूल ने कहा ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता, इसकी रीजन क्या है। देखिए रीजन आपको जब मैं बताऊंगा ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप सुनोगे वाकई यार क्यों नहीं दे रहा था, हालांकि डबल बॉन्ड है। इट शुड गिव द अनसेचुरेशन टेस्ट, KMnO4 के पर्पल कलर को खत्म कर देना चाहिए था, इसको ब्रोमीन के रेड वाटर को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहा। केक्यूल ने कहा द डबल बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। व्हाट इज लोकलाइजेशन, व्हाट इज डीलोकलाइजेशन, समझिएगा। मैं अगर पंखा आपको बताऊं कि पंखे के 3 पर होते हैं, अगर वो रुके हुए हैं तो वो लोकलाइज्ड है। अगर पंखे का स्विच ऑन करो तो पंखे के पर जो है वो क्या करेंगे, घूमना शुरू हो जाएंगे। जब घूमना शुरू हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, राइट। समझ रहे हैं आप। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पंखे के पर अगर रुके हुए हैं तो आप इस पर को पकड़ सकते हो, आप कहोगे ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं पकड़ सकते। किस पर को पकड़ना है आप बताइए, हम उस पर को पकड़ लेते हैं। पकड़ लोगे। मैंने कहा एक काम करो बेटा, रुको जरा, ये जरा पंखे का स्विच ऑन करें। अब पंखा घूमना शुरू हो गया, इतनी एनर्जी इसके अंदर आ गई, रिंग बन गई। अब जरा पंखे के पर को पकड़ के बताओ या तोड़ के बताओ। आप कहोगे सर ये कैसा बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मींस कि जब डबल बॉन्ड्स जो हैं वो लोकलाइज्ड होंगे तो उनको तोड़ना क्या है, आसान। ये रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, इसे कहते हैं लोकलाइज। लेकिन जैसे ये घूमना शुरू कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, डीलोकलाइज। तो केक्यूल ने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई क्या किया, इसने कहा द डबल बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर delocalized. Due to the delocalization, a resonance energy arises in benzene which is responsible for the extra stability of benzene. अब ये जो स्टेबिलिटी बेंजीन में आ गई वो किस वजह से आ गई कि इसके जो 3 डबल बॉन्ड हैं वो ठहरे हुए नहीं है, वो रुके हुए नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे कि पंखे की मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, एक रुका हुआ पंखा, उसकी एनर्जी नहीं है, उसके एक पर को तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा स्टूडेंट करते हैं, हमारे कराची में ऐसा होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो पंखे के पर को जो है वो टेढ़ा कर देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है स्विच ऑन किया है, अब पंखा घूमना शुरू हो गया है, जरा पकड़ के तो बता दो। कहते हैं सर अब नहीं हाथ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब रुके हुए थे तो देवर लोकलाइज्ड, उसे कहते हैं लोकलाइज्ड। दिस इज द लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन विच द डबल बॉन्ड्स आर स्टिल ठहरे हुए, रुके हुए। बट जब ये डबल बॉन्ड जो है वो रिवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो इसे कहेंगे हम डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेंस एनर्जी। तो दिस रेजोनेंस एनर्जी which arises in benzene is because of the delocalization of the pi bond is responsible for the extra stability of benzene. That is why it neither decolorizes the purple color of KMnO4, it nor decolorizes the red color of bromine water because of the delocalization of the pi bond. समझ में आ रही बात ये वाली।
तो जनाब ये जब डीलोकलाइजेशन हो गया पाई बॉन्ड का, तो इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आइए जी बोर्ड पर आते हैं और हम आपको इसका स्ट्रक्चर, पहला टॉपिक बेंजीन का, इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं और एग्जाम में आता है। आप देखेंगे अक्सर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो एग्जाम में आता हुआ मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी कैसे होगी, तवज्जो चाहिए आपकी, बड़ा मजा आएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको लगा होगा कि जो स्टार्ट है बेंजीन का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि माइकल फेराडे ने इसको 1825 में डिस्कवर किया था गैस ऑयल से, बेंजोइन रेजिन से इसका नाम जो है वो बना था। 40 साल तक लोग जो है वो परेशान थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और 40 साल के बाद जहन में रखिए कि इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, कैक्यूल ने दिया। इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, कैक्यूल ने। कैक्यूल ने इसका स्ट्रक्चर 1865 में आखिर दे दिया, लेकिन कैक्यूल ने भी स्ट्रक्चर देने के बाद थोड़ा सा वो भी परेशान हुआ। वो यूं हुआ कि इसने डबल बॉन्ड को जो है वो एक जगह पर फिक्स रखे थे, बाद में इसने डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, डीलोकलाइज कर दिया। तो दिस इज द डीलोकलाइजेशन। आई मीन बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है कि डबल बॉन्ड्स आर नॉट एट द फिक्स पोजिशन, दे आर एट ऑल्टरनेट पोजिशन। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें वाली। तो आते हैं जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन की तरफ, किस तरह से होगा, तवज्जो दीजिएगा प्लीज। देखिए, स्ट्रक्चर कैन बी वेल डिस्कस्ड बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा 1s2 2s2 2p2, ये इसका आउटर मोस्ट शेल आ गया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ये हमारे पास इसका आउटर मोस्ट शेल आ गया। और s में जो है वो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में जो है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p की 3 डायमेंशंस हैं, px py pz। This is configuration. This is the configuration which is called the ground state configuration. The normal configuration of carbon is referred to as the ground state configuration, in which there are 2 unpaired electrons. इसमें 2 unpaired electrons हैं. The ground state configuration shows that carbon is divalent because it has 2 unpaired electrons. But carbon is tetravalent in majority of its compound. अपने ज्यादातर कंपाउंड में कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। तो फॉर टेट्रावेलेंसी हम क्या करेंगे, कार्बन को ग्राउंड से किस में लाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, ताकि वो 4 वैलेंसी तो शो कर सके ना। याद रखिएगा, दिस इज द की फैक्टर ऑफ कार्बन whenever you are configure the carbon। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपको हमेशा कार्बन को ग्राउंड से किस में लाना होगा, एक्साइटेड में लाना होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो जरा तवज्जो दीजिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोमोट हो जाएगा, तो आपके पास s में 1 रह जाएगा और आपके पास p में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात यह है जनाब के बेंजीन को अगर हम फॉलो करते हैं तो बेंजीन का लाइन स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो बेंजीन का लाइन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। बेंजीन में हर कार्बन कितने से अटैच है, तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, हर कार्बन कितने से अटैच है। तो आप कहोगे हर कार्बन जो है वो कितने से अटैच है, 3 से अटैच है। तो इन बेंजीन ईच कार्बन इज अटैच विद 3 अदर एटम्स। बेंजीन में हर कार्बन जो है वो कितने से अटैच है, 3 से अटैच है। दैट इज व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन विल बी sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 होगी, क्योंकि जब कोई एटम 4 से कनेक्ट होता है तो sp3, जब कोई एटम 3 से कनेक्ट होता है तो sp2, और जब कोई एटम 2 से कनेक्ट होता है तो sp। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, ये कार्बन जो है वो 1 2 3 से कनेक्ट है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसकी, sp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी हाइब्रिड स्टेट होगी, और हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, एक s और 2p आपस में मिक्स हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2p आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मिक्स हो जाएंगे। तो इस वक्त इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp2, और आपको sp2 के कितने ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। sp2, ये भी sp2, और ये भी क्या हो जाएगा sp2, और pz ऑर्बिटल जो है वो क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा pz ऑर्बिटल।
विच हैज नॉट टेकन अ पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, बिकॉज के कार्बन को जरूरत थी सिर्फ एक, दो और एक, तीन ऑर्बिटल्स की, तो वो तीन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेगा और बाकी छोड़ देगा वो, यानी अनहाइब्रिडाइज पीजेड ऑर्बिटल होगा आपके पास, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर जो वर्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूं वो क्या होती है वर्डिंग्स, कि इन बेंजीन ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर एटम्स। 3 अदर एटम्स का मतलब क्या है? 3 एटमों से अटैच है, 3 से अटैच है स्टूडेंट्स। कितने से? 3 से। तवज्जो दीजिएगा, ये कार्बन आ गया, एक, एक अपने ही जैसे कार्बन 2, फिर एक अपने ही जैसे कार्बन, कितने हो गए? 3। इसी तरह इसको देख लीजिए, 1 2 3, तो हर कार्बन 3 से अटैच है। इन बेंजीन ईच कार्बन इज attached with 3 other atoms, that is why each carbon is sp2 hybridized। लिहाजा हर कार्बन जो है वो क्या होगा? sp2 hybridized होगा। अब आगे जब बात चलती है तो हम क्या कहते हैं कि ईच कार्बन, यानी sp2 का जो हर कार्बन है, आपके पास 6 कार्बन है और 6 के 6 जो है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन यूटिलाइजेस इट्स 2 sp2 hybridized orbital to overlap with each other to form sp2 carbon carbon sigma bond। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाऊंगा तो फिर क्लियर होगा क्या है कि हर कार्बन अपना sp2, यानी कार्बन जो है वो अपने 3 में से 2 sp2 जो है वो इस्तेमाल कर लेगा, ये 2 sp2 इस्तेमाल कर लेगा दूसरे कार्बन के साथ, ताकि वो कौन सा बॉन्ड बना सके? sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना सके। फिर एक कार्बन जो है वो अपना तीसरा ऑर्बिटल जो sp2 का होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। आइए जी इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, और हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्बन जो है वो अपने ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कार्बन के पास जो है वो 1 2 3 ऑर्बिटल है, हर कार्बन के पास जो है वो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल। अच्छा, आप सब जानते हैं कि s ऑर्बिटल अगर मैं बात करता हूं इसका शेप स्फेरिकल होता है, और अगर मैं sp2 या sp3 की बात करता हूं तो इसका शेप डम्बल होता है, राइट, हाफ डम्बल जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जनाब यहां पर हम एक काम करते हैं, स्टार्ट लेते हैं स्ट्रक्चर को। छह कार्बन मैंने यहां रखे, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता है ये, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर बनता है। 6 कार्बन रखे हैं मैंने, हर कार्बन के पास क्या मौजूद है? sp2 के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। अब जरा देखिएगा, देखें स्टूडेंट्स, हर कार्बन जो है वो अपना एक sp2 दूसरे वाले कार्बन के sp2 से क्या कर रहा है? पहले तो ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग रीजन में शो कर रहा हूं कि एक कार्बन अपना sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। देखेंगे ओवरलैपिंग रीजन मैंने शो कर दिया, तो इसका sp2 इसके sp2 से क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। मजीद आगे चलते हैं जी, तो हम कहेंगे कि कार्बन यूटिलाइजेस इट्स टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 6 आपके जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन गए इसमें। कौन से? sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो 6 बन गए।
the remaining sp2 orbital of each carbon overlap with s atomic orbital of hydrogen to form ssp2 carbon hydrogen sigma bond. ठीक है, यानी कार्बन ने अपने दो ऑर्बिटल तो अपने ही जैसे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग में इस्तेमाल करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जिसका नाम है sp2 मैं लिख देता हूं यहां पर, यानी इस बॉन्ड का नाम जो होगा वो क्या होगा, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ये जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. फिर इसके बाद होगा ये कि हर ऑर्बिटल यानी कि s ऑर्बिटल आएगा, हर sp2 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा. ठीक है, हर sp2 वो s के साथ क्या करता जाएगा, ओवरलैप करता जाएगा. तो आपके पास ये ओवरलैपिंग रीजन जो है वो शो हो जाएगा. ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन शो कर देंगे हम यहां पर. बॉन्ड का नाम क्या हो रहा है जी, ssp2. नाम क्या हो रहा है, ssp2. तो ये आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बेंजीन की कंप्लीट हुई. यहां पर थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ता है, वो ये कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन जो है वो हमें हल्का सा यहां पर शो अगर आप कर दें, नहीं भी करें तो कोई हर्ज नहीं, अगर शो कर दें तो डायग्राम थोड़ी सी अच्छी हो जाती है. ये हल्की सी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शो करनी होती है. ठीक है, ये आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बेंजीन की पूरी कंप्लीट हो रही है. सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बेंजीन के अंदर आपके पास टोटल जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो आप कहोगे 6 जो है वो आपके sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 6. और 6 आपके पास जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, ssp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. 6 जो बन रहे हैं वो आपके कौन से बन रहे हैं, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. और जो 6 बन रहे हैं वो बन रहे हैं ssp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, जी आ गया स्टूडेंट्स. तो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन बेंजीन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट का पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है कि आपने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो बेंजीन की इसमें बता दिया आपने कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है. ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि इन बेंजीन ईच कार्बन आल्सो हैज एन अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, कि बेंजीन में हर कार्बन के पास जो है वो एक pz ऑर्बिटल भी होता है. The lateral or side-wise overlapping of these pz orbital produces a bimolecular orbital cloud which is lying half above and half below the plane of sigma bond. तो अब हम क्या करेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर यहां पर साथ साथ हम डिस्कवर कर लेते हैं, साथ साथ रिंग स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं बेंजीन का. ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये 6 कार्बन हो गए हमारे पास. ठीक है ना, और पाई बॉन्ड जो है पी ऑर्बिटल जो है, जो pz ऑर्बिटल है वो pz ऑर्बिटल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. हमने ये सारे ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर लिए. अब हर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो pz ऑर्बिटल है, तो हम क्या करेंगे, pz ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर ऐसे शो कर देंगे. ठीक है, राइट. ये pz ऑर्बिटल 6 आ गए मेरे पास. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ओवरलैपिंग, एक और ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, 3 पाई बॉन्ड मेरे पास बन रहे हैं.
पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। पैरेलल ओवरलैपिंग समझते हैं, पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है ना, राइट? ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज द सिग्मा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो बन गई, जो बना दी मैंने, कार्बन कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन की बना दी, बन गई। इसके बाद हर कार्बन के पास एक पीजेड ऑर्बिटल है, तो इसका पीजेड इसके पीजेड से क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी एक तो ये होगी, एक ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, समझिएगा जरा। तो p orbital can overlap with its neighboring p orbital from either of its left side or its right side। तो यानी अगर इसने अपनी राइट साइड से ओवरलैप किया है तो ये भी हो सकता है कि इसकी अपनी लेफ्ट साइड से भी क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। मींस यहां से भी ओवरलैप हो सकता है, ठीक है, यहां से भी ओवरलैप हो सकता है। मींस कि अगर p ऑर्बिटल जो है वो अगर अपने राइट वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग बीइंग इक्वल फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स लेफ्ट ऑर्बिटल और इट्स राइट ऑर्बिटल। एंड इफ पॉसिबिलिटी ऑफ overlapping being equal from either of its left or right orbital, it means that कि we show a ring structure, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें टोटल रिंग आपकी बनेगी। तो जो हमारा चौथा स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, जिसमें पूरी रिंग बनाएंगे। बिकॉज हमने ये कहा है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इस स्ट्रक्चर में हो गई, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। मैं फिर बता दूं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ये होती है आपकी, राइट, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो मींस आधा सिग्मा ऊपर बनेगा और आधा पाई बॉन्ड ऊपर बनेगा और आधा कहां बनेगा, नीचे बनेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आपने पाई बॉन्ड ये वाले दो बना दी, हालांकि ये एक ही पाई बॉन्ड है। मैं आपको मिसाल एक देता हूं जो मैंने पहले शायद दी होगी आपको, कि बर्गर खाते हैं बन कबाब, बन कबाब में जो कबाब होती है वो सिग्मा है, सही है ना, कबाब क्या है, सिग्मा। अच्छा, सिग्मा के ऊपर डबल रोटी, तो हाफ डबल रोटी ऊपर है, हाफ डबल रोटी कहां है, नीचे। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, हाफ डबल रोटी ऊपर, हाफ डबल रोटी नीचे। तो आप जो पाई कहते हो ना, वो पाई आपका डबल रोटी है, आधा पाई ऊपर है और आधा पाई कहां है, नीचे। तो lateral overlapping of these pz orbital produces a pi molecular orbital cloud which exists half above half below the plane of sigma bond। एक ही पाई बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड नहीं होते। स्टूडेंट कहते हैं सर ये दो पाई बॉन्ड है, नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, ये आधा सिग्मा के ऊपर है ओवरलैपिंग की हुई, आधा सिग्मा के नीचे है। जिस तरह के एक बन कबाब होता है और इसमें कबाब जो है वो सिग्मा है और डबल रोटी आधी ऊपर है और आधी नीचे। अब जरा सीखिएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, मेरे पास वहां जगह नहीं है स्टूडेंट, देखिएगा मैं यहां बना रहा हूं अब एक स्ट्रक्चर आपका आखिरी। होप्स हो कि आपने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर ली होगी, मैं इसको सिर्फ मिटा रहा हूं। तो जनाब एक और स्ट्रक्चर मेरे पास आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेंजीन की चल रही है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए हमने। अब मैंने आपको कहा कि p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप towards either of its left pz orbital or right pz orbital, but if possibility of overlapping being equal from either of its left orbital or right orbital, we form a ring। हम क्या बनाएंगे, अब रिंग बनाएंगे। देखिएगा रिंग कैसे बनेगी स्टूडेंट, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट प्लीज। ये आपके पास जो है वो देखें रिंग, रिंग बनने जा रही है स्टूडेंट। दिस इज द रिंग, रिंग फॉर्मेशन। ऐसा लग रहा है ना जैसे तो कोई रेसलिंग की कोई रिंग हमने बना दी है। ये बेंजीन का फोर्थ स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बट पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स लेफ्ट राइट ऑर्बिटल
here the third structure, possibility of bond formation from either of its left orbital, and if possibility becomes equal, because वो ring बनाता है, जैसे मैंने कहा था कि double bonds are not localized, they are delocalized, घूम रहे हैं डबल बॉन्ड, तो देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। और आखिर में इस रिंग स्ट्रक्चर को शॉर्टली रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो फिर खत्म होगा यहाँ पर आज का। हम रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आखिर में मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ और इसके बाद जो है वो टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। तो ये है कि आप जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट प्लीज। ये बेंजीन, ये सिग्मा, ठीक है, दिस इज द बर्गर स्ट्रक्चर। हम इसे बर्गर स्ट्रक्चर कहते थे, लेकिन बर्गर स्ट्रक्चर ऐसे ही नाम को हम कहते थे बिकॉज कि ये आपका सिग्मा आ गया और ऊपर और नीचे पाई की दो रिंग ने जो है वो इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्टार्ट किया हमने बेंजीन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से कि कार्बन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Ground state configuration cannot satisfy the tetravalency of carbon because it has 2 unpaired electrons in the outermost shell. Number of unpaired electrons is called valency, but carbon is tetravalent in majority of its compound. अपने ज्यादातर कंपाउंड में कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो फॉर इट्स टेट्रावेलेंसी वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रोमोटेड फ्रॉम s ऑर्बिटल टुवर्ड्स द वैकेंट pz ऑर्बिटल। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? कि वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप से ताल्लुक रखते हैं। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन क्या करता है, ओवरलैप करता है ऑर्बिटल्स को। क्योंकि कार्बन जो है वो 3 से अटैच था, इसलिए वो क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेगा। तो sp2 के जो है वो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। फिर हमने कहा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको आखिरी में एक चीज और नोट करवा दूं। मुझे आप ये बताइए, ये जो sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये टोटल कितने हैं, ये कितने बन गए यहाँ पर हमारे पास, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स, जिसकी नौयत थी sp2, ठीक है। एक स्टूडेंट बस यहाँ, इसके बाद हम टॉपिक को अपना एंड कर रहे हैं और क्लास वाइंड अप कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा प्लीज, तवज्जो दीजिएगा। sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है मेरे पास 6 हैं, और अगर मैं आपसे कहूं ये वाला बॉन्ड, तो आप कहोगे sp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये भी 6 हो जाएंगे। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हमें बेंजीन में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये पाई बॉन्ड आ गया। ये पाई बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है वो हमने बता दिया आपको, और रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो बता दी, ठीक है। इतना रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेंजीन ही के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेनजीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तालीम तरक्की की